आप सभी का स्वागत है इकोनॉमी वाया PYQ मॉड्यूलर कोर्स में। आज चौथा सेशन है। हमने अभी तक 4 बहुत ही टेक्निकल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर किया। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, सॉरी दिस इज नॉट पार्ट 3, आज चौथा सेशन है। 3 सेशन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। पहले में इंट्रोडक्शन था, बाकी दोनों सेशन में हमने दो क्वेश्चन लगाए थे। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का लास्ट पार्ट है, जहां पे 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी IAS के ऑफलाइन क्लासेस करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप डेट मार्क कर सकते हैं 23 सितंबर। इसके अलावा हिंदी मीडियम में ऑफलाइन क्लासेस हमारे मुखर्जी नगर ब्रांच में भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस आने वाले टाइम में ऑफलाइन में स्टार्ट होने जा रहे हैं। यू कैन मार्क दीज डेट्स। इसके अलावा you already know that Unacademy IAS offers a comprehensive GS course along with optional essay, answer writing, test series and also one-to-one mentorship and doubt solving classes. ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको कहाँ मिल सकते हैं? हमारे ब्रांचेस में। आप हमारे ब्रांच में थोड़ा सा टाइम निकाल के आएँ, आपको ये सारे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप अभी इमीडिएटली नहीं आ सकते हैं, देन आपके पास एक और सॉल्यूशन है कि आप हमारे अनअकैडमी IAS के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको ये सारे इंफॉर्मेशंस बहुत सिंपल, क्लियर एंड प्रिसाइज तरीके से दिए जाएंगे। सो डोंट वेट, come to visit our branches and you will meet our team which will provide you all the informations related to Unacademy IAS। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप के लिए भी आप हमारे ब्रांचेस पे आके हमारे टीम से बात कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा हो। अब आते हैं हम लोग अपने 5th क्वेश्चन में, विच इज रिलेटेड टू स्टेरिलाइजेशन। लास्ट ईयर पूछा है स्टेरिलाइजेशन 2023 में, न्यूज में नहीं था। उठाया कहां से? NCERT से। NCERT का आप ये पैराग्राफ देख सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन बाय RBI। तो ये NCERT से उठाया। सो NCERT से बहुत ही कम क्वेश्चन इकोनॉमी उठाता है। देखो, इकोनॉमी में कोई कहता है NCERT पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। आई वुड सजेस्ट डोंट रीड NCERT। पढ़ लियो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर टाइम है तो पढ़ लो एक बार। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ने से नुकसान होगा, आप NCERT पढ़ सकते हैं। बट अगर किसी को टाइम वाइम नहीं है, उसको बहुत ही स्मार्टली एग्जाम निकालना है, तो छोड़ो ये सब, ठीक है। तो पढ़ना है तो पढ़ भी लो, ठीक है। तो NCERT अगर टाइम है तो एक बार रेफर कर लो, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी एज सच कुछ रिक्वायर्ड है। बाकी स्टेरिलाइजेशन जो है वो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में आया है बट पहले आया है, अभी नहीं आया है, अभी ये NCERT से उठाया है। अब ये स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, ये हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझने का काम यहां पे करेंगे कि ये स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। What is sterilization? ये स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, आप समझिए इसको एग्जाम्पल से। हम लोग तो बात ही कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला, कोई डेफिनेशन कुछ नहीं रटना है, सब फॉर्मूला से, एग्जाम्पल से समझना है। मान लीजिए आपका ये इंडिया है, ये मान लीजिए सारा डेवलप्ड कंट्री है, US है, EU है, कनाडा है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। 1991 LPG रिफॉर्म के बाद इंडिया जो है वो एक तरीके से बहुत अच्छी मार्केट थी, जहां पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारा इंडिया में आ गए इन्वेस्टमेंट करने, बिकॉज इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत थी। अब जब ये इतने लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने आएंगे तो ये क्या पैसा लेके आएंगे? तो डॉलर लेके आएंगे। ये सब डॉलर लेके इंडिया में आ गए, इंडिया में बैंक के पास गए, डॉलर को कन्वर्ट किए और कन्वर्ट करने के बाद रूपी को इंडिया में इन्वेस्ट किए, इंडिया में जमीन खरीद ली, इंडिया में फैक्ट्री खरीद ली, इंडिया में कोई दुकान खोल दी, कुछ भी किए। सो डॉलर लेके आए, रूपी में कन्वर्ट किए, वो रूपी कहां गया? इंडियन इकोनॉमी में। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट इससे प्रॉब्लम क्या है समझिए, इससे प्रॉब्लम है कि रुपी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में वो तो बढ़ सकती है, बिकॉज इतना डॉलर आ रहा है उसको कन्वर्ट करके आप रुपी में इकोनॉमी में डाल रहे हो, तो इससे क्या हो सकता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ सकती है, और अगर इतना मनी सप्लाई बढ़ेगा तो हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम किसको है, आरबीआई को, बिकॉज उसी का काम है इन्फ्लेशन को रोकना। सो आरबीआई जो है अब वो चाहती है कि ये जो एक्सेस रुपी आया है, ये रुपी आरबीआई ने नहीं डाला है, ये रुपी आया कहां से, बाहर के पैसे की वजह से। ये 1991 के पहले प्रॉब्लम नहीं था, ये 2000 मतलब 2005-6 के अराउंड ये प्रॉब्लम देखने को मिला था, जब बहुत लोग इंडिया के इन्वेस्ट कर रहा था। तो ये जो रुपी है विच इज कमिंग बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मनी, आरबीआई को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज ये इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंडर आरबीआई ये जो एक्सेस मनी है जो यहां से आ रहा है कन्वर्ट करके उसको आरबीआई इकोनॉमी से हटा देगी, वाइप आउट कर देगी, राइट? समझा कि आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या? आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है कि ये जो रुपी आ रहा है डॉलर को कन्वर्ट करने से इकोनॉमी में, इसको मुझे इकोनॉमी से किसी तरीके से हटा देना है, सो दैट मेरी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहे। अब इसके लिए आरबीआई क्या करेगी? सपोज ये रुपी जो आया था टोटल, लेट अस से 10 लाख, 10 लाख रुपए आया था, एग्जाम्पल ले रहे हो, करोड़ों में होता है, बट मान लेते 10 लाख आया है। अब आरबीआई है, आरबीआई क्या चाहिए कि ये जो 10 लाख रुपए इसको इकोनॉमी से हम हटा देते हैं। तो अब आरबीआई क्या करेगी, 10 लाख का बॉन्ड इशू कर देगी, बॉन्ड इशू कर देगी जीसेक, 1-1 लाख के 10 बॉन्ड, 10 लाख हो गए। कौन खरीद लेगा? बैंक्स खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल, यू एंड मी कैन बाई, बड़े बड़े कंपनीज खरीद सकते हैं, कोई भी खरीदेगा। कितने का बॉन्ड है? 10 लाख का। तो ये लोग खरीद लिए, तो 10 लाख ये लोग इसको दे दिए आरबीआई को, बॉन्ड खरीद लिए और 10 लाख किसको दे दिया? आरबीआई को। तो देखो यही तो आरबीआई चाह रहा था, ये जो 10 लाख रुपए रुपी आया है डॉलर को कन्वर्ट करने से, इसको मुझे हटाना था। अब आरबीआई ने बॉन्ड इशू करके 10 लाख को इकोनॉमी से हटा दिया, तो मतलब 10 लाख इकोनॉमी में आया था बिकॉज ऑफ बाहर का पैसा, सेम इकोनॉमी में से 10 लाख रुपए आरबीआई ने हटा दिया बॉन्ड इशू करके। सो नेट इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी कितना हुआ? प्लस 10 लाख माइनस 10 लाख, जीरो। So this process of issuing bonds for removing these excess money is known as sterilization, जो आरबीआई करती है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो आरबीआई इशू करती है स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, इसको हम कहते हैं मार्केट स्टेबिलाइजेशन बॉन्ड्स, मार्केट स्टेबिलाइजेशन, इसी को हम लोग मार्केट स्टेबिलाइजेशन बॉन्ड कहते हैं। तो इकोनॉमी में ना पैसा आया ना पैसा निकला, जीरो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, राइट? नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शन। कि which of the following activity of RBI is considered to be part of sterilization? Conducting open market operations। सही बात है, यही तो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या? आरबीआई ने मार्केट में गई, बॉन्ड इशू की और पैसा उठा ली, इसी को तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने कुछ दिन पहले देखा, कुछ पार्ट पहले देखा था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो आरबीआई बेचेगी कि खरीदेगी। यहां पे हमने देखा कि पैसा जो बाहर से आया उसके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए आरबीआई बॉन्ड को इशू करेगी मार्केट में। तो इसी तरीके के ऑपरेशंस जो आरबीआई मार्केट में कंडक्ट करती है, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। When RBI buys the bond from the market, RBI sells the bond in the market to achieve its objective, be it controlling inflation, be it controlling the exchange rate or anything. So open market operation है। बाकी सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ऑप्शंस जो हैं वो इररिलेवेंट है स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो अगर आप बेसिक स्टेरिलाइजेशन एक बार एनसीईआरटी पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी which was asked last year again 2023, very much predictable. In fact every student जिसको I have taught सबने ये सही किया, बिकॉज ये बहुत इजीली इंडियन एक्सप्रेस में आया था। और इंडियन एक्सप्रेस में ही क्या, एवरी न्यूज़पेपर कवर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपको पता है प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पैंडेमिक के समय जब कोविड आया था तो लॉकडाउन आ गया, इकॉनमी
बहुत सारे रिसेशन की तरफ बढ़ रहे थे। इंडिया में भी टेक्निकल रिसेशन आया था। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, पढ़ लेना। तो उसके बाद इकोनॉमी को रिवाइव करना था। इकोनॉमी को रिवाइव करने का सबसे आसान तरीका है लोगों के हाथ में पैसा दे दो, आसान कर दो पैसा लेना, सो दैट लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आएगा। तो दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे, इंडिया में आरबीआई, यूएस में यूएस फेड, यूरोप में ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उन सब ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को कट डाउन करना स्टार्ट किया पैंडेमिक के बाद। एवरी कंट्री, एवरी कॉन्टिनेंट स्टार्टेड टू डिक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट। इंडिया ने भी 2020 से लेकर 2022 तक अपने इंटरेस्ट रेट को कट किया। 6.5% पे हमारा इंटरेस्ट रेट था कोविड के पहले, उसको घटा के 4% पे लाया गया था 2022 तक। तो पहला स्टेटमेंट देखो, इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक में तो घटाया इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब पैंडेमिक का इंपैक्ट खत्म हो गया, लॉकडाउन्स खत्म हो गए, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लोगों के पास तो खूब पैसा था, क्योंकि आपने पैंडेमिक के समय लोगों को खूब फ्री में पैसा बांटा। अमेरिका में तो खूब पैसा बांटा गया, इतना पैसा उनके पास। अब इकोनॉमी में पैंडेमिक खत्म है, लोग घर से बाहर आ रहे हैं, करे क्या, अब लोग सामान खरीदने जा रहे हैं। कोई आईफोन नहीं खरीदा था, कोई लैपटॉप नहीं खरीदा था, कोई घर नहीं खरीदा था, कोई गाड़ी नहीं खरीदा था। लॉकडाउन बोला कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर हम कुछ चीज खरीदेंगे। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं। हमको लगा कि सप्लाई बढ़ेगा, लोग डिमांड कर तो सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही सप्लाई बढ़ रहा था फिर क्या आया, रशिया यूक्रेन वॉर। फिर क्या आया, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम, मॉनसून अच्छे से नहीं हुआ 2022 में। तो इंडिया में क्या, दुनिया भर में यही प्रॉब्लम देखने को मिला कि कोविड के समय हमने इंटरेस्ट रेट को घटाया इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, लोगों को खूब पैसा दिया। अब इकोनॉमी में लॉकडाउन खत्म था, लोग बाहर निकल रहे थे, तो हम लोग गवर्नमेंट को लगा कि क्या दिक्कत है, लोगों के पास पैसा है, लोग डिमांड करेंगे, तो रिलायंस 100 पेन बना रहा था, 1000 पेन बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, सप्लाई चेन मिल ही नहीं रहा है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और एग्रीकल्चर में भयानक शॉर्टेज आ गया बिकॉज ऑफ मॉनसून फेलियर। उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है, डिमांड खूब है, लोगों के पास पैसा भरा पड़ा है, सप्लाई है ही नहीं, तो इन्फ्लेशन पैंडेमिक के बाद भागना स्टार्ट हुआ। इंडिया में 2022 में इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा रहा लगातार 10 महीने के लिए। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एवरी सेंट्रल बैंक पैंडेमिक के बाद, खासकर 2022 के बाद, ये सारे कंट्री, जब से रशिया यूक्रेन वॉर वाला स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ये सारे कंट्री इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट किए हैं। जैसे इंडिया में 6.5 से हम 4 पे आए थे, 2022 से हमने 4 से बढ़ाना स्टार्ट किया, वापस से 6.5 पे आ चुके हैं, और अभी लगभग 1.5 साल से 6.5 पे कांस्टेंट है हम। देखो यहां पे यूएस फेड बिगेस्ट रेट हाइक, सबसे ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक अमेरिका ने किया था पिछले 28 सालों में। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट 1 ठीक है, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये कैसे नहीं बन सकता था, इम्पॉसिबल है कि ना बने, सबका बना है। Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। क्यों ऐसा सेंट्रल बैंक करती है, बिकॉज सेंट्रल बैंक को लगता है कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दूंगा तो मैं कंज्यूमर प्राइस को घटा सकता हूं, इन्फ्लेशन को घटा सकता हूं। ये कह रहा है कि ये जो सरकार ने पोस्ट पैंडेमिक के बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, ये इसीलिए बढ़ाया है बिकॉज सेंट्रल बैंक का ये एजम्पशन है कि अगर हम ऐसा बढ़ाएंगे तो हमारा इन्फ्लेशन प्राइस राइज घट सकता है। सही बात है, इसलिए तो बढ़ा ही रहे थे हमने क्यों 4 से 6.5% कर दिया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमने 6 क्वेश्चन बनाए, 5 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स के थे, 1 क्वेश्चन लास्ट स्टेरिलाइजेशन वाला थोड़ा सा एनसीईआरटी से उठा लिया था। अब आपने अगर ये 6 क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल से सेंस से समझा है, आई कैन एश्योर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग लास्ट में देखेंगे, बट ये सारे चीजों, ये क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 बार सॉल्व करो, एग्जाम्पल से सॉल्व करो, ऐसा सॉल्व करो कि यू कैन ऑल्सो कम हियर एंड टीच लाइक दिस।
That level of conceptual clarity should go inside your mind in order to solve any kind of mysterious questions which they ask in UPSC related to MPC, because MPC is one of the most technical, complicated subject or portion in your economy subject. So मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. आई होप आपको समझ में आया हो. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जहां पे नए टॉपिक को हम लोग PYQ में लेंगे. सो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे PYQ सॉल्व करने वाले हैं. Again, I've said you every day 15-20 minutes. That's more than enough which I'm asking from you. Thank you, friends. See you again in the next video in this particular series.